Hello student, a very good morning to all of you on our YouTube channel Curiosity E-Classes। स्टूडेंट क्लास 10th केमिस्ट्री का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बची हुई केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बच्चों सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने डिटेल में बात की थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की। बच्चों दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ईटीसी। ठीक है, तो वो लेक्चर में हम लोगों ने सारे हर टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया था। तो बची हुई केमिकल रिएक्शन को लेक्चर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं और काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पिछला टॉपिक पढ़ना है वो बच्चों इसी प्लेलिस्ट का पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। वहां पर मैंने डिस्कस किया है क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज और क्या होता है उसका रोल। क्लियर बच्चों? तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। तो बच्चों अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम इनके अदर नेम्स की बात भी कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अदर नेम्स भी होते हैं, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, या फिर इसको हम मेटाथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन। इट इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हम इनको दो अलग अलग नामों से और भी जानते हैं, तो याद रखिए नाम कुछ भी हो रिएक्शन वही होगी। अब बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या हैं। तो अगर बात की जाए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में ions of two compound exchange the place in aqueous solution to form two new compound। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो यहां पर हम कह रहे हैं कि दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनमें कैटायन और एनायंस होते हैं। वाटर एक मीडियम का काम करता है जिसमें आने के बाद आयंस अलग हो जाते हैं, आयंस फ्री होते हैं और फिर से वो रिकम्बाइन करते हैं। क्लियर है यहां तक? इट इज जस्ट लाइक कि अगर इसको सिंपली हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है ए बी और एक कंपाउंड है जिसका नाम है सी डी। क्लियर है यहां तक? अगर इन दोनों सॉल्यूशन को या दोनों कंपाउंड्स को वाटर में रखा जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप समझिए बच्चों कि ये जो ए बी है ये वाटर के इफेक्ट से ब्रेक हो जाएगा ए प्लस में और बी माइनस में, और ये जो सी डी है ये भी ब्रेक हो जाएगा किसमें? सी प्लस में और डी माइनस में। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले जो भी आयनिक कंपाउंड है वो टूट जाएंगे अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में। अब इस आयंस में आप ध्यान देंगे कि ये जो कैटायन है ये क्या होगा? ये एनायन से मिल सकता है और ये इससे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और नए प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? सबसे पहले ए डी और फिर क्या बनेगा? फिर आपका बनेगा सी एंड बी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर मान लीजिए इसके कॉम्बिनेशन को इधर उधर कर दें तो क्या होगा? तो बच्चों कॉम्बिनेशन को इधर उधर बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ठीक है, कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड में कोई भी आयनिक कंपाउंड आपके सामने लिखा हो, ठीक है, सो देयर इज अ रूल कि सबसे पहला जो पार्ट होता है ना बेटा वो कैटायन ही होता है, दिस इज कैटायन, एंड जो अगला पार्ट उसका होता है वो होता है एनायन। क्लियर है? पहला पार्ट क्या होगा? कैटायन जिसके ऊपर प्लस चार्ज आप लिखते हैं, दूसरा पार्ट होगा एनायन जिस पर आप नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। और इस तरह से ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है क्योंकि कैटायन एनायन से ही जुड़ेगा। अब आप कह सकते हो सर मान लीजिए हमने बी सी लिख दिया होता तो क्या होता? तो गलत हो जाता। क्लियर है यहां तक? आप उसे सी बी ही लिखेंगे क्योंकि पहला पार्ट क्या है? वो कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एनायन को। तो आप ध्यान दीजिए जो कैटायन वो कैटायन के प्लेस पर होगा, जो एनायन है वो एनायन के ही प्लेस पर होगा। आप इसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं करेंगे, दिस इज सी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान रखना इस बात का कि अपने मन से हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर अब जो रिएक्शंस हैं उनको समझते हैं उस पर बेस्ड। ठीक है ना, हमने समझा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
और उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, इनसॉल्युबल कंपाउंड का बनना या इनसॉल्युबल सॉल्ट का बनना। अब आते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे सामने बच्चों सबसे पहला एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद NaCl, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और NaNO3 फॉर्म हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बना रहा है आपका Ag+ और NO3 क्या बना रहा है, दिस इज NO3-, Na बना रहा है Na+ और Cl बना रहा है Cl-। ठीक है, तो रिएक्शन से पहले ये सारे, ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, दोनों के दोनों कंपाउंड्स आपके क्या हैं, दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल। और रिएक्शन के बाद क्या हो जाएंगे ये आपके, रिएक्शन के बाद इनमें से एक कंपाउंड हो जाएगा इनसॉल्युबल। क्लियर है बच्चों? ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है, आप ध्यान दीजिए, सिल्वर ये कैटायन है, ये किससे कंबाइन कर रहा है, एनायन से। ठीक है, और ये कैटायन किससे कंबाइन कर रहा है, इस एनायन से। तो दैट सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो बना बच्चों ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जब तक कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनेगा रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। क्लियर है यहां तक? अगले पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज बेरियम क्लोराइड। ये देता है बेटा Ba2+ बेरियम कैटायन और 2Cl-, 2 क्लोराइड देगा। ये देगा 2Na+, 2 सोडियम कैटायन एंड SO4 2-। अब आप ध्यान देंगे ये वाला कैटायन इस वाले एनायन से कंबाइन करेगा। तो ध्यान दीजिए बेरियम और सल्फेट के मिलने से क्या बना है, बेरियम सल्फेट। और हमने पहले भी आपको बताया कि बेरियम सल्फेट इज अ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। क्लियर है यहां तक? और NaCl इट इज सॉल्युबल। ठीक है, तो Na ने Cl से कंबाइन किया लेकिन बेरियम ने सल्फेट से कंबाइन किया। जब तक बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड वाज सॉल्युबल, ध्यान रखना इस बात का, बेरियम क्लोराइड वाज सॉल्युबल कंपाउंड, इट वाज सॉल्युबल। लेकिन हमारा जो बेरियम सल्फेट बना दैट इज इनसॉल्युबल। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली रिएक्शन की तरफ। इन सब का एक प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका होता जाए आप क्या करें उसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, एक बार पहले पूरी वीडियो आप साफ साफ देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको स्लो कर दीजिए, 0.5 स्पीड में जाके उसको स्लो कर दीजिए और एक कॉपी लेकर आप उसकी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कॉपी जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना मस्ट है। अब हम तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या बच्चों, इट इज नेम इज लेड नाइट्रेट। और जो भी कंपाउंड आपको मिले आप उसका नाम भी लिखिए, क्योंकि अभी आप कंपाउंड के नाम लिखना सीख रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज लेड नाइट्रेट एंड दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट क्या देगा बच्चों, Pb2+ देगा और NO3 जो है वो 2 है आपका, तो 2NO3-। पोटेशियम में K+ है, आयोडाइड में I-। अब ये कैटायन इस एनायन से कंबाइन करेगा, मतलब लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर 2 लगा दीजिएगा आप, तो ये बन गया आपका लेड आयोडाइड विच इज इनसॉल्युबल अगेन। ये इनसॉल्युबल है बेटा, दिस इज सॉल्युबल। इनसॉल्युबल सॉल्ट का बनना मतलब रिएक्शन का होना क्लियर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पे, कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। ये देगा Ca2+ और देगा 2Cl-। उसी तरह से Na2 और CO3 है तो ये देगा 2Na+ और CO3 2-। ये कैटायन आपका इस एनायन से कंबाइन करेगा और इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका इन सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, और NaCl तो आप जानते हैं कि सॉल्युबल होता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली रिएक्शन की तरफ। अब पिछला आप नोट करते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के साथ साथ ही आपको नोट्स बनाना है। आगे चलते हैं अब हम लोग, यहां पर आपके पास है पोटेशियम सल्फेट और ये बेरियम नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2K+ देगा कैटायन और SO4 2- देगा, दैट इज एनायन। यहां पर बेरियम तो ये देगा Ba2+
2NO3 माइनस। ठीक है, ये कैटायन इस एनायन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन जब ये बेरियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, एंड बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। अगेन सबसे फेमस कंपाउंड अगर इनसॉल्युबल कोई है तो वो है बेरियम सल्फेट। फिर से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन गया और आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो इस रिएक्शन का बच्चों ड्राइविंग फोर्स है इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन, इसीलिए आयनिक एक्सचेंज होता है और उसके बाद वो रुक जाता है, क्योंकि एक कंपाउंड बनने के बाद दोबारा डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर है? तो यहां पर इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन ही इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इनसॉल्युबल कंपाउंड की लिस्ट बना लें, उसको याद कर लें। ठीक है, जैसे यहां पर आपको क्या क्या मिला है, पहला आपको मिला है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड मिला है बेरियम सल्फेट। ठीक है, पहला सिल्वर क्लोराइड, दूसरा बेरियम सल्फेट, तीसरा आपको मिला लेड आयोडाइड। ठीक है, अगला आपको मिला है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद अगला आपको मिला है बेरियम सल्फेट। तो जितने भी इनसॉल्युबल कंपाउंड है अपने नोट्स के साइड में एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें उन कंपाउंड का नाम और उनका फॉर्मूला लिख के रख लें और उसको बार बार रीड करिए। क्लियर बच्चों? क्योंकि दिस इज द की हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथिसिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कंबस्शन रिएक्शन की। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होती है कंबस्शन रिएक्शन। तो बच्चों अगर बात की जाए कंबस्शन रिएक्शन की तो इसकी डेफिनेशन कहती है सब्सटेंस विच कंबाइन विद ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन। क्लियर है? तो एक कंपाउंड का या एक एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और रिएक्शन होने से लाइट का और हीट का निकलना, ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन, या सिंपली बोल देते हैं जलना, या फिर इसको हम बर्निंग भी बोल देते हैं। क्लियर है? कभी कभी इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं। तो यहां पर ये कई कैटेगरी की रिएक्शन आ सकती हैं। सिंपली कंबस्शन का मतलब क्या है? बर्निंग, सिंपली। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। तो यहां पर हमने एक जनरल एग्जांपल ले रखा है CXHY। तो ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों, ऐसे कंपाउंड को बेटा हम बोलते हैं हाइड्रो कार्बन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से बने उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए कॉपी में, द कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड और हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ले रखा बच्चों हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही तो क्या है? ये कंबस्शन रिएक्शन है। और उससे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है? वाटर। क्लियर बच्चों? तो यहां पे रिएक्शन बड़ी ही आसान होती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज जनरली कॉल्ड कंबस्शन। ज्यादातर उस रिएक्शन को हम किस नाम से बुला लेते हैं? कंबस्शन। ठीक है, पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल, इसमें जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम है बेटा मीथेन। ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। कैसे पहचाना आपने? केवल कार्बन से मिलकर बना है और क्या है इधर? हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन है कंपाउंड में केवल, तो वो हाइड्रोकार्बन है। और एक मजेदार बात बताता हूं, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप लें, कोई भी, फॉर्मूले से कोई लेना ही देना नहीं है। हम कह रहे हैं आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लें और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें या उसको बर्न करा दें, तो आप देखेंगे उससे दो ही प्रोडक्ट निकलेंगे, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। हर एक हाइड्रोकार्बन केमिकल रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ फिक्स प्रोडक्ट। आपको हाइड्रोकार्बन के नाम की जरूरत नहीं बेटा। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और हम कह रहे हैं कि उसको हीट किया जा रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होगा, कोई तीसरा प्रोडक्ट जनरली नहीं बनेगा। कंडीशन है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। तो मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जा रहा है, क्या बना? CO2 एंड H2। अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करें तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, दिस इज CH4 plus O2 is converting into CO2 and H2O। क्लियर है? तो ये क्या है? ठीक है, जस्ट मेक इट क्लियर।
तो CO2 बन रहा है और क्या बन रहा है, H2O। मैंने आपको बैलेंसिंग का एक तरीका बताया था कि जो भी एलिमेंट है इसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं तेजी से। एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, बैलेंस है। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमने क्या लगाया 2। अब ये हो गया 4। लास्ट में किसको बैलेंस करने के लिए मैंने बोला, ऑक्सीजन को। अब ध्यान से देखिए, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन, मतलब यहां पर 4 ऑक्सीजन है और इधर कितनी है 2, तो हम क्या लगा देंगे 2। रिएक्शन बैलेंस। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली बैलेंस द अबव रिएक्शन। इसी तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। क्लियर है? अगली रिएक्शन है C3H8, तो बेटा इसको कहते हैं प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। 3 कार्बन वाला है तो क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। आगे चल के आप इनके नेमिंग सीखेंगे, नाम लिखने का तरीका भी सीखेंगे। क्लियर है? जब हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड नाम का चैप्टर केमिस्ट्री में, तो हम इनका नाम लिखना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है? और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। क्या बन रहा है, CO2 और H2। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। अगर कोई कहे कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम चुटकियों में इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। उस रिएक्शन को बड़ी आराम से हम बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। दिस इज C3H8 plus O2 is converting into CO2 and H2। ठीक, ध्यान देना है। मैंने कहा ना, इसकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। अगर आप ये बात ध्यान देंगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस तुरंत हो जाएगी बिना उलझे। ठीक, ध्यान देना। 3 कार्बन है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ कितना लगा देंगे 3। कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 8 है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। कार्बन और हाइड्रोजन आपने बैलेंस किया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब देयर आर 10 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट देयर। और इधर कितना है 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे, आप 5 लगा दीजिए। देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन, है ना जादू। सो इट इज अ वेरी क्लियर कट कि आप एलिमेंट को सबसे लास्ट में बैलेंस करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी से आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है बिना किसी इफ एंड बट के। ठीक है, एलिमेंट को सबसे लास्ट में करिए। क्लियर है यहां तक? तो हमारी ये रिएक्शन हो गई। अगला है बेटा C2H5OH, इसको कहते हैं इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आप एक मजेदार बात देख रहे हैं कि केवल हाइड्रोकार्बन ही नहीं, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड विद जिसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोकार्बन ही नहीं, ठीक है, वो भी बर्निंग में ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो भी CO2 और H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप आसानी से रटेंगे नहीं, आप प्रोडक्ट याद रखेंगे कि चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे अल्कोहल हो गया, वो भी CO2 और H2O ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? कैसे पहचानेंगे हाइड्रोकार्बन को, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन हाइड्रोजन प्लस एक अदर एलिमेंट हो सकता है जैसे कि ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो ऐसे कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है। अगला कंपाउंड है C2H6, इसको बेटा इथेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इथेन। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, दैट इज द कंडीशन ऑफ कंबस्टन। क्लियर है? और सभी एरो के ऊपर आप डेल्टा बनाएंगे, डेल्टा का मतलब हीट किया गया या बर्न किया गया। ठीक है, डेल्टा का सिंबल क्या होता है, हीट या बर्न किया गया। सो दिस इज द वे, जो तरीका मैंने बताया आप उससे रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका आंसर आपको वहीं पर बता दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ा जाए। अब अगली रिएक्शन हमारी है C8H18, इसको बेटा ऑक्टेन कहते हैं। ये एक तरह का फ्यूल है, इसका नाम है ऑक्टेन। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो ये सारी की सारी रिएक्शन कंबस्टन रिएक्शन की कैटेगरी में रखी जाती हैं। क्लियर बच्चों? ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी हमारी पहले की रिएक्शन थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा चैप्टर को पढ़ते समय।
और दूसरी आगे रिएक्शन जो होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? लेकिन इस सभी रिएक्शन को आप लिखेंगे और इसकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दूसरी बात, कॉपी के सबसे लास्ट में 2 या 3 पेज छोड़ दीजिए, जो भी कंपाउंड आपको मिलते हैं आप उनके नाम लिखना शुरू करिए। ठीक है, धीरे धीरे ही सही आप कंपाउंड के नाम जान जाएंगे और फिर आपको केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगली टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है इस रिएक्शन में एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड सॉल्ट। क्लियर है यहां तक? तो इस रिएक्शन का जनरल फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं हम कि एक एसिड आपका होगा रिएक्ट्स विद बेस, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट एंड। ये रिएक्शन का जनरल फॉर्मेट है। क्लियर है? एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है यहां तक? देखते हैं रिएक्शन को। सबसे पहली रिएक्शन हमारे सामने है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड की। नाम लिखते चलिएगा, अगर आप नाम आते हैं देन वेल एंड गुड, और नहीं आते तो उसको लिस्ट में ऐड करते जाइए। ठीक है, सो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसका एक और नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो एक एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे? बेस से, और क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। सो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या है? एसिड बेस से रिएक्ट करे, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर। सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर है H2SO4 विच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर लिखा हुआ है। इनकी रिएक्शन से बनता है सोडियम सल्फेट। कंपाउंड का नाम क्या है? सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। ये एक तरह का सॉल्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, और बन रहा है वाटर। तो ये भी एक तरह की क्या है? कंबस्शन रिएक्शन है। अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, HNO3। बच्चों इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखा हुआ है, इसको कॉस्टिक पोटास भी कहते हैं। कॉमन नेम नोट कर लीजिएगा, इसका दूसरा नाम है कॉस्टिक पोटास। क्लियर है? दिस इज कॉस्टिक पोटास। अब बन क्या रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज अ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक तरह की आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, H2CO3। इसे कहते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ये एसिड बेटा वाटर में CO2 के घुलने से बन जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और एसिड बन जाती है H2CO3। तो दिस इज कार्बोनिक एसिड, वही एसिड रखी गई है, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्ट करा रहे हैं। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यहां तक? इसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं कभी कभी। क्लियर है? इनकी रिएक्शन से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक तरह का सॉल्ट है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट, और वाटर बन रहा है। अगली रिएक्शन बेटा हमारी है, इसमें ये जो कंपाउंड लिया गया इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। घर में जो आप सिरका खाते हैं, ठीक है, उसमें एसिड होती है, वो खट्टा होता है और वो विनेगर में पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज एसिटिक एसिड विच इज फाउंड इन विनेगर ऑल्सो, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक वीक एसिड भी है। ठीक है, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन हो रही है,
और बन रहा है CH3COONA। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। क्लियर है? एंड वाटर। तो समझ में आ रहा है बच्चों कि दिस इज द वे हाउ एसिड रिएक्ट विद बेस। उससे बनने वाले कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। ध्यान रखना, सॉल्ट केवल NaCl नहीं होता, एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे बनने वाले कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं, और देन वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन इस बात को क्लियर करता है कि हमारा जो दिया गया कंपाउंड रिएक्शन है वो क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर बच्चों? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन। हाँ, इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब भी ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन के साथ साथ क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हमेशा ये रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या लिखते हैं हम, हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है, प्रोडक्ट साइड क्या लिखा जाता है, हीट, और उसके पहले, ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर, हीट बाहर जा रही है, हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, वीडियो लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली रिएक्शन की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो क्लास 10th में आपसे पूछी जा सकती है, स्कूल एग्जाम में, टेस्ट में या फिर बोर्ड एग्जाम में, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों अगर बात की जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। जो टर्म रिडॉक्स होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, RED रेड, और फिर OX मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे चले, हमको समझना होगा बच्चों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली अगर इसको समझना चाहते हैं तो हम कुछ इक्वेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो इसको तीन अलग अलग तरीके से हम, या चार अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके हैं बच्चों इसको डिफाइन करने के। ठीक है, कि कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन के बेसिस पे। क्लियर है? तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी कहती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास है कार्बन, और कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, याद रखो ये बर्निंग रिएक्शन है, बनेगा क्या, CO2। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कैसे पता चला, प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये एक तरह की क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़े उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वहीं पर अगर हम रिडक्शन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक कंपाउंड की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये काफी अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा हीट करने पे टूट जाता है और देता है H2O एंड O2। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, इस कंपाउंड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है,
तो ये एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का बाहर जाना रिडक्शन है, कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। या फिर मैं आपसे कहूं कि आप PbO2 ले लो, ठीक है, और आप इसको हीट कर दो, तो ये देता है PbO और प्लस O2। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन कंपाउंड से निकल रहा है, टूट के बाहर हो रहा है, तो ये भी एक तरह की क्या है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो ये तो बात हो गई किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दूसरे लैंग्वेज में भी समझाया गया, दूसरे तरीके से भी समझाया गया, आइए समझते हैं क्या है। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर हम इधर कहें तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, रिमूवल की जगह क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या है, हाइड्रोजन का निकलना कंपाउंड से ऑक्सीडेशन है, वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, वो एक रिडक्शन है। चलिए बहुत बेसिक से रिएक्शन से समझाता हूं मैं आपको। मान लो वाटर है और वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे देन यू विल गेट हियर ऑक्सीजन O2 एंड हाइड्रोजन गैस। आपको दो चीजें मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर आप गौर से देखो तो वाटर से क्या निकला है बच्चों, हाइड्रोजन निकला है ना। अगर वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये वाटर का क्या है, ये एक रिडक्शन है। ठीक है, अगर इसका उल्टा लिख दें इसी रिएक्शन को, हम क्या लिखेंगे, O2 प्लस 2S2। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना, 2S2O। तो आप ध्यान दें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और अगर जुड़ रहा है तो दिस इज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन। फिर क्वेश्चन उठता है किसका रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अगर हम यहां पर दूसरी रिएक्शन लिखें तो मान लीजिए लिखा है 2NH3 अमोनिया, इसका नाम क्या होता है बच्चों, दिस इज अमोनिया। ठीक, अमोनिया को हीट करेंगे तो ये देगा N2 प्लस 3 टाइम ऑफ S2। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन से क्या इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है सो दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। तो यहां पर अमोनिया का क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। और इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख दो, N2 प्लस 3S2 इज मेकिंग 2 टाइम ऑफ NH3। ठीक है, N2 को S2 से क्या किया हम लोगों ने, रिएक्ट करा दिया NH3, और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ, N2 का। क्लियर है, यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, NH3 का। क्लियर है। अगर आप सोच रहे हैं सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है। रिएक्टेंट साइड में होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन। कहां होते हैं, रिएक्टेंट साइड में। जैसे पहले रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2O का, बस रिएक्टेंट ही आपको लिखना है। इसमें किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का। इसमें किसका रिडक्शन हुआ, नाइट्रोजन का। क्यों हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। किसका रिडक्शन हुआ, N2 का हुआ, किसका हुआ, O2 का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इससे हाइड्रोजन जुड़ा। क्लियर है ना बेटा, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा उसको सर्कल बनाओ, उसी का हो रहा है रिडक्शन, और जिससे हाइड्रोजन निकला उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इज क्वाइट इजी। क्लियर है यहां तक, तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ध्यान दीजिए यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा, लेकिन ऑक्सीजन किससे जुड़ा, कार्बन से जुड़ा, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ,
कार्बन का, ठीक है। वहीं पर इधर आ जाओ, H2O2 से ऑक्सीजन निकला, किससे निकला? H2O2 से, तो इसका हो गया है क्या? रिडक्शन। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी रिडक्शन होता है, वो सब कहां पर होते हैं? वो रिएक्टेंट साइड में होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर देखो लेड ऑक्साइड था, लेकिन लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, तो इसका क्या हुआ बच्चों? इसका हुआ रिडक्शन। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी रिडक्शन होता है, होगा, लेकिन कहां पर वो होगा? वो रिएक्टेंट साइड में होगा, इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग पहले सीखा कि ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे समझा जाए। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सीखा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा जाए। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, कैसे समझा जाए। आइए समझते हैं। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है। वहीं पर इधर आ जाओ, रिडक्शन फिर क्या होगा भाई? अगर उधर रिमूवल है तो उधर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या है बच्चों? फिर रिडक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नोट्स में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में लिखेंगे। कुछ चीजें मैं बीच में रेस कर देता हूं, तो ध्यान दीजिए, आप उसका नोट्स बनाया करिए। या तो वीडियो पॉज कर लीजिए, या पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर आप उसको स्लो स्पीड पे चला के नोट्स बना लीजिए, ठीक है बच्चों। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी बनाया गया। आइए समझते हैं। हमारे पास है सोडियम मेटल Na, और हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? Na+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने मैग्नीशियम लिया था, और आप सभी को पता है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये उनको लूज कर सकता है। तो अगर Mg ने 2+ में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आप ध्यान दें, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। उसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे तो उसका कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 3। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू Al3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों केसेस में आप देख रहे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, क्लियर है। तो यहां किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ध्यान देंगे, इट इज सोडियम नॉट Na+, इट इज मैग्नीशियम नॉट Mg2+, एंड इट इज Al नॉट Al3+। क्लियर है यहां तक? वापस आते हैं बच्चों, उसी तरह से नॉन मेटल की बात करें, जैसे हमने मान लो ले लिया क्लोरीन, तो दिस कन्फिग्रेशन है 2, 8 और 7। आप सभी को पता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Cl- में। तो Cl में क्या हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुआ है आप पूछिए, तो आंसर है Cl में, ना कि Cl- में। तो किसका रिडक्शन हुआ है? दिस इज Cl। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, कन्फिग्रेशन है 2,6, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? O2-। इसको कहते हैं बेटा ऑक्साइड आयन। नाम क्या है इसका? ऑक्साइड आयन। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ऑक्सीजन का भी हुआ है रिडक्शन। तो मैंने पहले भी बताया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है वो किधर होता है? वो होता है रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट के साइड आपको कभी भी नहीं जाना, वो हमेशा किसका होता है? रिएक्टेंट का। तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। गलती मत करिएगा कि Na+ का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है यहां तक? मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम Mg2+ का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? Mg का।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बेटा तो वहाँ ऑप्शन में सबको रख दिया जाता है, वो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फार बेटर कि हम उसको इस तरह से याद रखें। अब हमने 3 डेफिनेशन समझी। पहला, ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने ये बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन पर आए, हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तीसरी डेफिनेशन पर आए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब इन तीनों को सुनने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए किसका रिमूवल किसका एडिशन, क्योंकि अलग अलग हैं। ठीक है, तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो वी हैव अ ट्रिक। हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रिक है जिसके बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और कभी भी गलती नहीं होगी। आइए उस ट्रिक पर जाते हैं। ठीक है, समझते हैं उस ट्रिक को कैसे याद रखा जाए। तो देखो, सबसे पहले एक चार्ट बना रखा है मैंने, दैट सेज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस चार्ट में क्या है। इस चार्ट में दिया है कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया जाए। रिडक्शन कब होता है, जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसको एज इट इज बना लेंगे जैसे बना हुआ है। ठीक है ना। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात की जा रही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। तीसरा, हाइड्रोजन के बेसिस पे बात की जा रही है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जाना क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, दिस इज रिडक्शन। तो ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो अलग अलग तरीके से इस बात को समझा रहे हैं। मैंने कहा हम एक ट्रिक बना लेते हैं जिससे हम बड़ी आसानी से तीनों को याद रख सकते हैं, वो भी सही सही, कि किसका निकलना किसका जुड़ना ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझते हैं इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, तब हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है, ठीक है, तो हमारी एक ट्रिक है जो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे काम करती है, जो होती है ऑयल ड्रिग, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दैट इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये रेडीमेड ट्रिक है, मैं आपको उससे भी बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जिसके लिए कुछ एजम्पशन आपको मानने पड़ेंगे। सबसे पहली बात आपको माननी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन इज गुड। ऑक्सीडेशन इज गुड। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा है, ऑक्सीडेशन से फायदा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लें, ऑक्सीडेशन इज गुड, ऑक्सीडेशन से फायदा है। और दूसरी चीज याद कर लें जस्ट इसका अपोजिट, रिडक्शन इज बैड। रिडक्शन इज बैड। अगर किसी का रिडक्शन हुआ तो वो क्या है, वो बैड है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे, ठीक है, और वो गिर गए तो इट इज बैड। और अगर आप जा रहे थे कहीं और आपको 500 रुपए मिल गए, देन इट इज गुड। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब गुड और रिडक्शन का मतलब बैड। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप एग्जाम कॉपी में नहीं लिखेंगे, याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बना रहे हैं हम। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इज गुड एंड रिडक्शन इज बैड। याद हो गया? फिर से रीड करिए, ऑक्सीडेशन इज गुड, रिडक्शन इज बैड। हो गया? समझते हैं अब इस बात को। ठीक है, हमारी ट्रिक जो है वो इसको पढ़ने के बाद आप ट्रिक मार दीजिए, दैट इज कॉल्ड ही इज बैड। हमारी ट्रिक क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करने की जो बच्चों हमारी ट्रिक है वो क्या है, ही इज बैड। क्लियर है यहां तक? क्या है? ही इज बैड। अब क्वेश्चन ये क्या है भाई, कैसी अजीब सी ट्रिक है? तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन से जुड़ना या इलेक्ट्रॉन से जुड़ना, हाइड्रोजन किसी ने एक्सेप्ट किया या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बैड। बैड का मतलब रिडक्शन। ट्रिक समझ में आ रही है? हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, बैड है। बैड मतलब क्या है बच्चों, रिडक्शन है। रिपीटिंग अगेन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बैड है मतलब रिडक्शन है, तो उसका उल्टा निकाल लो। हाइड्रोजन का जाना या इलेक्ट्रॉन का जाना क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? और बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है और निकलना रिडक्शन होता है। दैट इज अ वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। कंफ्यूजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो ट्रिक याद रखिए, ही इज बैड। एच का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है,
रिडक्शन है, मतलब इनका निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रख सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, कब किसे क्या कहें। तो पहले 2 लाइनें हैं, ऑक्सीडेशन इज गुड, रिडक्शन इज बैड। क्लियर है। और उसको समझने के बाद रिडक्शन का मतलब हमने बैड बोल दिया, मतलब रिडक्शन को बैड से रिलेट कर दिया। फिर हमारी ट्रिक बनाई, एच ई इज बैड, ही इज बैड। हाइड्रोजन का जुड़ना बैड है मतलब रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इज बैड मतलब रिडक्शन है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपकी जान बचाएगी और आपको एग्जाम में 2 नंबर भी दिलाएगी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप ट्रिक याद रखिए, ही इज बैड। बैड मतलब गलत लोगों से दोस्ती करोगे तो रिडक्शन होगा। गलत लोग कौन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो इन गलत लोगों से दोस्ती मत करना क्योंकि इससे आपके रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है, और कंफ्यूजन को दूर कर देती है। ठीक है बच्चों। सो और भी कुछ रिएक्शंस हमारे सामने हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम बात कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। फिलहाल जितना बताया दैट इज मोर देन इनफ, बड़ी आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ इनकी बात करेंगे। क्लियर है। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेकर आएंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ बात करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप होगी। ठीक है बच्चों। तो इसके एक बहुत अच्छे से नोट्स बना डालिए। वीडियो को पहले आप पूरा देखिए अच्छे से, फिर आप उसको क्या करिए, स्लो स्पीड पे लगा दीजिए, 0.5 स्पीड पे, और आराम से बैठ के उसकी एक नोट्स बना डालिए। क्लियर है बच्चों। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मुझे थैंक कहना चाहते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ शेयर करें जो कि आपसे स्कूल में बिलोंग करते हैं, या आपके स्कूल ग्रुप में, आपके कोचिंग ग्रुप में इसको आप शेयर करें। क्लियर बच्चों। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।